हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर वर्षा और आज का हमारा पाठ है बल तथा दाब। इस वीडियो में आप बल के प्रभाव, प्रकारों तथा दाब के बारे में जान पाएंगे। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, खींचना, धक्का देना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अपकर्षण यानी धक्का देना या अभिकर्षण यानी खींचना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या अभिकर्षण और खिंचाव या अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए जानते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार की गति में परिवर्तन आएगा? नहीं। अब मान लीजिए कि वही आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। मान लीजिए आप किसी संदूक को धकेल रहे हैं, तभी आपका मित्र आकर आपके साथ ही उसी दिशा में संदूक को धकेल रहा है, तो आप जानेंगे कि संदूक अब तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी आप और आपका मित्र दो विपरीत दिशाओं में खड़े होकर संदूक को धकेलेंगे, तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। बच्चों, क्या आपने कभी रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेलकर तेज चलाने की होड़ की है? उसमें आपने देखा होगा कि धक्का देने पर टायर की चाल बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपका मित्र आगे से आकर उसको रोकने का प्रयत्न करता है तो उसकी चाल या तो कम हो जाती है या वह रुक जाती है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। क्या बल से केवल चाल ही बदलती है? नहीं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा भी दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं, यानी किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में ही होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। बच्चों, क्या आपने रसोई घर में अपनी मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा है? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आटे की आकृति में बल लगाते हुए परिवर्तन हो जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। इन सभी क्रियाकलापों से आप ये जरूर समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है और इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। क्या आप किसी वस्तु को बगैर छुए उठा सकते हैं या धकेल सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं ना। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। साइकिल चलाते समय जब आप पैडल चलाना बंद करते होंगे तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती होगी और अंत में रुक जाती होगी। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? जब आपने बल नहीं लगाया तो इसकी चाल धीरे धीरे कम क्यों हुई और अंत में ये विरामावस्था में क्यों आई?
ऐसा एक बल के कारण होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। फर्श तथा साइकिल के टायरों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील साइकिल को विराम अवस्था में लाता है। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। क्या सभी बल संपर्क द्वारा ही उत्पन्न होते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों। आपने चुंबक जरूर देखी होगी जो लोहे को अपनी तरफ खींचती है। लोहा दूर होता है तो भी चुंबकत्व को महसूस करता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण होता है। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल का ही उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। जो क्या आप ऐसे किसी बल के बारे में जानते हैं जो असंपर्क बल है? यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो वह कहाँ गिरेगा? क्या यह धरती की ओर गिरता है? तो जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विरामावस्था में है। जैसे ही इसे छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्या बिना बल लगाए परिवर्तन संभव है? ऐसा नहीं है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आओ बच्चों, अब दाब को जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? नहीं ना। अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बारी से ठोक पाते हैं? हाँ। ऐसा आपको इसलिए लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर लगने वाला दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। अब आप बताइए कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण ही क्यों होते हैं? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि द्रव तथा गैस भी बल लगाती हैं या दाब लगाती हैं? प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप टैल्कम पाउडर का खाली डिब्बा या मध्यपेय के प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हों। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह आपको क्या दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं और वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तेज हवा में चलते हुए हम इस दाब को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। एक अच्छी रबड़ का एक चूषक लीजिए। यह रबड़ के छोटे प्याले की भांति दिखाई देगा। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। याद कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है, और जब इसमें दोबारा हवा भरी जाती है तो इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। इससे आप जान पाएंगे कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दबाव डालती हैं। अब आप बताइए,
कि घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या पेशीय बल किस किस के उदाहरण हैं। आप संपर्क बल या असंपर्क बल में अंतर बता सकते हैं। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आप ध्यान से पढ़िए और अपने आसपास के बलों को महसूस करिए और उनके अंतर को समझिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।